लास्ट क्लास में हमने एक क्यूब वाला काम स्टार्ट किया था। Recording in progress. बताओ, क्यूब वाला काम स्टार्ट किया था पिछली क्लास में? Yes sir. तो मैंने आपको पहली बात तो रिजल्ट बताए थे। 12C 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 12 एज है तो ऊपर तो 12C, नीचे बॉडी डायगोनल सबसे बड़ा, तो डिवाइड बाई क्या आया था सी इक्विवेलेंट में? 7। अच्छा, बॉडी डायगोनल में 7 आया था। 10। फिर उससे छोटा होता है फेस डायगोनल, उसमें आता है 9, और सबसे छोटा आपका एज, और उसमें बनाएगा क्या? 7। ये वैल्यूज हमने याद कर ली ना। मैंने एक का प्रूफ करवाया था आपको, एक का कौन सा प्रूफ करवाया था? बॉडी डायगोनल वाला प्रूफ करवा दिया था। हाँ। और जो बॉडी डायगोनल है वो आपके मैं एक मिनट बताऊं, HCV का सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 8 है। HCV का सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 8 है, जिसमें उन्होंने बॉडी डायगोनल के क्रॉस प्रूफ कर रखा है ना? समझ आ गया है ना वो बॉडी डायगोनल वाला? तो यस, ठीक है। तो अब हम फेस डायगोनल पे चलते हैं। एज वाला मैं अभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना? मैं एक एक करके चल रहा हूं आगे। तो चलें फेस डायगोनल पे। एज वाला फिर आप खुद ट्राई करते रहना, ठीक है? फिर मैं वो अभी करवा ही नहीं रहा, मैं तो फिर रेजिस्टेंस पे जाऊंगा, वहां करवाऊंगा। समझ आ गया है ना क्या करना है क्या नहीं? अपना उसका रिजल्ट याद रखना। तो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं सी इक्विवेलेंट अक्रॉस फेस डायगोनल। मैंने यार आपको प्रूफ करने के लिए दिए थे, तो बताओ कितने बच्चों का प्रूफ हो पाए? कल संडे था, कितने बच्चों ने प्रूफ किया? ना, नहीं किया। अरे किया कि नहीं किया किसी ने? ये बताओ, यस और नो। आना, कुछ जवाब दीजिए ना प्लीज। यस सर, कर लिया। कर लिया, हो गए, ठीक है। तो उसमें भी केवीएल लगाना पड़ा है कि सीरीज पैरेलल से काम चल गया है, ये बताओ हमें, अगर आपको ध्यान है किस तरह से प्रूफ हुआ था। फेस मैं तो केवीएल लगा के कर रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं कोई कुछ बेनिफिट मिलता है कोई सिमेट्री का या नहीं मिलता है, वो चीजें हम देख रहे होंगे। तो मैंने एक क्यूब बनाया और मैं उसके फेस डायगोनल के अक्रॉस मार्कर ही नहीं चल रहा। ये आपने एक क्यूब लिया और इसकी हर एक एज का कैपेसिटेंस बोल दिया कि C है। हर एक एज का कैपेसिटेंस C उस दिन की तरह। टोटल 12 कैपेसिटर लगे हुए हैं। अच्छा, और किसी बच्चे ने ट्राई किया था, अटेम्प्ट किया था? आप लोग रिप्लाई देने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा रहे हो। क्या और किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया था जो ये होमवर्क दिया था? ये नहीं। कोई आपने फेस डायगोनल लिया, कोई भी फेस डायगोनल, जरूरी नहीं यहाँ लो, आप ऊपर वाला ले सकते हो। लेट ये मैंने कोई फेस डायगोनल लिया, मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी। अब मुझे याद नहीं उस दिन क्या नाम दिए थे टर्मिनल्स के, एक्स वाई जेड जो भी है। तो मैं तो अभी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और मुझे इसके अक्रॉस सी इक्विवेलेंट चाहिए। तो इसका मतलब तो ये था कि अगर मैं इसके क्रॉस कोई एक बैटरी लगा दूं V वोल्ट की, अगर मैं इसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस दूं V वोल्ट का, और ये बैटरी में से Q चार्ज फ्लो करवा दे, ये अरेंजमेंट बैटरी में से Q चार्ज फ्लो करवा दे, ये सारे कैपेसिटेंस जो हैं
ये सारे के सारे कैपेसिटेंस बैटरी में से क्यू चार्ज फ्लो करवा दे, तो इसकी बजाय अगर मैं एक अकेला कैपेसिटर भी लगाऊं ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट, तो वो भी आपका इस बैटरी से क्यू चार्ज ही फ्लो करवाए, ये मतलब है। अब वो प्रूफ करने के लिए कि ये कितना होगा, आप केवीएल से भी जा सकते हो। मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर कुछ सीरीज पैरेलल समझ नहीं आ रहा है तो कंपेयर करना होता है, उधर से केवीएल लगाना और इधर से केवीएल लगाना और फिर कंपेयर करना होता है। याद है ना ये वाला पॉइंट, तो जो हमने सीखा था उस दिन। यस सर। तो अभी हम सीखते हैं कि बिना केवीएल बात बन जाएगी कि केवीएल लगाना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं। देखो कुछ सिमेट्री का यूज करते हैं। ए बी ये लाइन है, क्या ए बी के अबाउट ये मिरर इमेज है क्या? जैसा नीचे वैसा ही ऊपर है ए बी के अबाउट। क्या ये सर्किट ए बी के अबाउट मिरर इमेज है क्या? नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है, नो सर। एक ही साइड है। क्या ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मिरर इमेज नजर आ रहा है कि आधा इधर आधा इधर? यस सर। तो इसमें दूसरी तरह की सिमेट्री होगी। अब हमने पढ़ा था कि अगर ये वाली सिमेट्री होती है तो बताओ क्या फोल्ड करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन सेम करते हैं, क्या करते हैं हम? हाँ, तो यानी कि आपको ध्यान होगा इस सिमेट्री को हमने एक दूसरा नाम भी दिया था, एसिमेट्री, मतलब सिमेट्री अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी के अबाउट सिमेट्री है। तो आप क्या करेंगे, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वैसा ही कलेक्शन करेंगे। करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्यू के मैंने 3 हिस्से किए, ये जो चार्ज चल के आया इसके मैंने 3 हिस्से किए। अरे यार कौन सा मार्कर चलेगा हमारा? एक गया Q1, एक गया Q2 और एक गया Q3। Q1 आगे, Q2 पीछे और Q3 नीचे। तो जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसा ही सेम कलेक्शन होगा। तो अगर उधर Q2 गया है तो उधर से Q2 आएगा, उधर Q2 गया था तो उधर से Q2 आएगा, इधर Q1 गया है तो इधर से Q1 आएगा, और नीचे Q3 गया है तो नीचे की तरफ से ही Q3 आएगा। एक बार ये बताओ, क्या ये डायग्राम क्लियर हुआ, ये वाला डायग्राम? यस सर। अब इसके बाद मैंने कहा था यू देखो कि क्या पहली और आखिरी ब्रांच डायरेक्टली जुड़ी हैं क्या, तब कुछ बेनिफिट होगा इसका। मुझे पहले इसका जवाब दो, क्या Q3 ये और Q3 वो डायरेक्टली जुड़ी है आपस में? बोलो। यस सर। मेरा सवाल दोबारा सुनो आप, मैं कह रहा हूं जो Q3 चार्ज एक वर्टिकल सी वायर में चला है और उधर जो Q3 चार्ज वर्टिकल वायर में निकला है, क्या वो दोनों डायरेक्टली आपस में जुड़ी हैं क्या? इसका एंड और उसका एंड जुड़ा हुआ है क्या? क्या इसका एंड और उसका एंड डायरेक्टली जुड़ा हुआ है क्या? नो सर। नहीं जुड़ा हुआ है तो कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ इस चीज का। दूसरा देखो, क्या Q1 और Q1 का एंड डायरेक्टली जुड़ा है? यस सर। जुड़ा है तो इसका ये मतलब है कि इधर से Q1 आया था और उधर Q1 गया। इट मींस बीच वाली वायर में से ना तो कोई चार्ज ऊपर आ रहा है ना कोई चार्ज नीचे आ रहा है। तो इट मींस इस कनेक्शन को मैं यहां से हटा सकता हूं। बताओ ये समझ आया? यस सर। है ना? सिमिलरली वो जो Q2 चार्ज है वो पीछे गया और आगे निकला उधर, उसमें भी ना नीचे से ऊपर कोई चार्ज आया होगा ना ऊपर से नीचे। इट मींस इट कैन आल्सो बी रिमूव्ड। तो आप ये बताओ इस एसिमेट्री का क्या यूज हुआ, क्या ये समझ आ गया? इस Yes, sir. एसिमेट्री की वजह से 2 कैपेसिटर्स कैन बी रिमूव, क्योंकि उन ब्रांचेज में कोई चार्ज है ही नहीं, एक ये और एक ये। चलो कुछ तो छोटा हुआ, रिमूव होके कुछ तो छोटा हुआ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं अगला डायग्राम बनाऊं। ये ए वाली साइड है, उधर ये बी वाली साइड है। ये रिमूव होते वो सी और सी दोनों किस में हो गए? सीरीज में। सीरीज में सी और सी का क्या होगा? C/2। अच्छा, एक ये सी और ये सी भी सीरीज में, तो इनका भी क्या होगा?
C/2 और C/2 और C/2 पैरेलल में दिख रहे हैं। Yes, sir. तो C/2 और C/2 का पैरेलल में क्या बना? C. C. यानी कि ऊपर का ये सारा अरेंजमेंट केवल और केवल C बन के मेरे सामने आ गया। आया समझ? Yes, ठीक है, sir. अब देखो आगे बढ़ो। ये नीचे एक C है, यहाँ एक ये वाला पीछे। अब बच गया केवल नीचे का अरेंजमेंट, ये तो रिमूव हो चुके हैं। क्या नीचे बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर नहीं है जो ऊपर है? भाई ये C और C सीरीज क्योंकि ये तो हट गया है, ये C और C सीरीज क्योंकि ये हट गया है, वो C/2 और फिर दोबारा से C। समझ गए हो क्या? C. Yes, sir. बिल्कुल ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऊपर की जैसा अरेंजमेंट है, तो मैं नीचे भी C/2 और उनका पैरेलल C बना के लिख सकता हूँ। और ये बैटरी जो हमारी थी वो तो थी ही। एक बार मुझे बताओ क्या ये समझ आया कि ये उससे ये सर्किट कैसे बनाए? Yes. हाँ जी भाई, सभी बच्चों को क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब बताओ, ये कोई भी चार्ज आएगा, कुछ यहाँ बटेगा और कुछ यहाँ बटेगा, जो यहाँ बटा वो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और फिर आया। तो आपको ये तीनों किस में नजर आए? Series. सीरीज। ये तीनों सीरीज में। C और C का सीरीज में कितना होगा? C/3. C/3। तो अब C और C/3 पैरेलल में, तो मेरे पास जो C इक्विवेलेंट बना, C इक्विवेलेंट C1 इंटू ना पैरेलल में तो सीधा जुड़ेगा 4C/3. 4C/3। हमारा उस फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिखूं तो 4 इंटू 3 12, वो तो उस फॉर्म में इसलिए लिखते ताकि याद करना आसान हो जाए, और नीचे 9, तो C इक्विवेलेंट आ गया आपका 12C/9। अच्छा जी भाई, ये मेथड क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा वनिता, आप बता रहे हो आपने KVL से किया था, क्या इससे अलग तरीके से किया था ये जो मेथड हमने यूज किया अभी? Yes, sir. आपने KVL का यूज किया था क्या जब ये प्रूफ किया? तो Yes, sir. Yes, sir. कोई नहीं, वो भी एक मेथड है, परंतु मुझे जहां तक लगता है शायद ये अगर आपको ये चीज देखनी आ जाए तो ये छोटा बनता है उनसे। KVL लगा के 2 बार इक्वेशन बनानी पड़ती है। आपने जो मेथड किया उससे छोटा तो होगा ना शायद ये? Yes, sir. हाँ तो ठीक है, चलिए अब आप ये नोट कीजिए भी ध्यान से, C इक्विवेलेंट अक्रॉस फेस डायगोनल, और इसके बाद फिर बॉडी डायगोनल अपना खुद ट्राई करने की कोशिश करना। मैंने अभी बोला बॉडी डायगोनल तो हमने कर दिया, बॉडी डायगोनल नहीं, एज वाला जो है वो खुद कोशिश करना, और नहीं तो जब कभी समय आएगा हम उस पर जाएंगे, रेजिस्टेंस के साथ उसे डिस्कस कर रहे हैं। रिजल्ट याद रख लेना।
हो गया नोट? Yes, sir. अब मैं अभी आपको याद करने के हिसाब से बताता हूँ। लगभग ऐसे ही फॉर्मूले आने रेजिस्टेंस में। आपने 3 फॉर्मूले यहाँ याद किए, 12C/7, 12C/9 एंड 12C/10। अगर एक ब्रांच का कैपेसिटेंस C है, मैं इसको हटाता हूँ, एक मिनट फिर बताता हूँ आपको। देखिए, आपने ये पढ़ा कि अगर एक एज का कैपेसिटेंस है C, तो C इक्विवेलेंट निकालना आपने सीखा। एक बार एज, एक बार फेस डायगोनल और एक बार बॉडी डायगोनल। और हमने ये फॉर्मूले इस तरीके से याद कर लिए कि जो C इक्विवेलेंट होगा, एज के क्रॉस 12 एज है तो 12C/7, 12C/9 और 12C/10। कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं इसमें। जब हम आगे चल के एक और चीज पढ़ेंगे कि हर एक एज का रेजिस्टेंस मान लो R है, ये अगले चैप्टर के लिए बता रहा हूं। हर एक एज का रेजिस्टेंस R है, तो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सेम ऐसे ही फॉर्मूले आपके रेजिस्टेंस में भी बनेंगे, बिल्कुल सेम। चलो बताओ क्या बनेंगे। आपके HCV में इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस में सोल्ड एग्जांपल में दे रखा है फेस डायगोनल का, और कैपेसिटेंस में दे रखा था बॉडी डायगोनल का। अब बाद में जब जाएंगे वहां देख लेंगे क्या होना है। अगर हर एक ब्रांच का ये R है तो R इक्विवेलेंट में ऊपर तो R ही आएगा, बस ये फैक्टर उल्टे कर दो, रेसिप्रोकल। फैक्टर केवल रेसिप्रोकल कर दीजिए, 9/12R और ये आपका 10/12R। क्या पहले कभी 10th क्लास में कभी जिक्र हुआ है क्या रेजिस्टेंस का इस तरह का, ये क्यूब वाला? तो ये ना एक क्यूब के लिए ये रिजल्ट आप बना के लिख लो, चाहे रेजिस्टेंस का आगे काम आ जाएगा, लेकिन एक बार आपके रिजल्ट अपना बना के लिख ही लीजिए कि भाई ये इस तरह से यूज करते हैं हम लोग। और खासकर ऑब्जेक्टिव में तो बड़े काम आते हैं। चले भाई आगे बढ़े, लिख लिया हो तो। हो गया ना? नो सर, 1 मिनट। ठीक है लिखो। हो गया सर। आप लोगों ने वो कर लिया अटेम्प्ट पूरा CPP 27? यस सर। आंसर्स में भेज चुका था तो डाउट्स तो होंगे ही उसमें, है ना? यस सर। मल्टी करेक्ट टाइप था वो, कोई नहीं। अभी आज की मैं कोशिश करूंगा इसी क्लास में वो पार्ट लेने की, लास्ट के 15-20 मिनट में। लेकिन पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, मान लो जैसे अभी मैंने ये फेस डायगोनल वाला करवाया, तो इससे एक आइडिया लगना चाहिए आपको। मैं एक सवाल दे रहा हूँ, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B।
फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ये आपको निकालना है A और B के बीच में C इक्विवेलेंट। कीजिए, एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर हम 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। कुछ सिमेट्री एसिमेट्री देखिए क्या है क्या नहीं है यहाँ। फाइव सी बाई सिक्स। पहली बात, चलो ठीक है, जो आएगा पहली बात, सिमेट्री है या एसिमेट्री है? एसिमेट्री है। सिमेट्री तो है नहीं इसमें, यहाँ एसिमेट्री है। तो एसिमेट्री का तो बेनिफिट हम जानते हैं कि जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैंने माना कि ये Q1 आया और ये Q2 आया, बिल्कुल वैसा ही यहाँ कलेक्शन होना है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ कलेक्शन होना है। तो ये Q1 आएगा और ये Q2 आएगा और ये लास्ट में Q निकल जाना है, इस तरह से। अब हम इसका सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। भाई बताओ, Q2 और Q2 वाली ब्रांच जुड़ी है क्या डायरेक्ट? नो सर। नहीं जुड़ी, नो सर। तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन क्या Q1 और Q1 डायरेक्ट जुड़ी है? यस सर। है ना? यानी कि जितना चार्ज यहां से आया Q1, वो सारा का सारा चार्ज आगे निकल गया Q1। तो क्या मैं इन दोनों को हटा दूं कि क्या करूं बताओ? हटा दो। दोनों को हटा दे। हटा दिए। दोनों हटाते ही C और C का कितना होगा? C/3। C/3। और C और C का ऊपर C/2। C/2। और C/2 और C/3 जुड़ेंगे तो कितना आया? 5C/6। 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 किस किस का आ गया आंसर? मेरा। ठीक है, अब सुनो, अब मेरी बात सुनो। आपने इसको हटा क्यों दिया? दोनों को क्यों हटा दिया? आपका लॉजिक ये था, अगर एक अकेली वायर जुड़ी होती तो मैं बिल्कुल हटा देता भाई, ना तो उससे चार्ज नीचे जा रहा है ना उससे ऊपर आ रहा है। आपने तो ये बताया कि इसका सारा चार्ज आगे निकल गया। आपको ये तो पता ही नहीं है कि हो सकता है इसका चार्ज इधर निकल रहा हो सारा का सारा, ऐसा भी तो हो सकता है। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, अगर मान लो यहां एक कैपेसिटर बस यूं लगा होता, यूं सीधी लाइन, हम हटा देते, बिकॉज वो सारा आगे जा रहा है, तो ना तो उससे ऊपर करंट जा रहा है ना नीचे। लेकिन अभी जो बोला गया है, इसमें कहा गया है कि ये Q1 सीधा आगे गया, तो इसका तो मुझे नहीं पता कि हो सकता है ये तो इधर की तरफ जाने लग रहा हो। समझ रहे हो ना आप? तो हमने क्या किया, इसको यूं ज्वाइन कर दिया। बताओ एक बार, ये पॉइंट समझ आया क्या? इससे पहले एसिमेट्री में हर जगह एक ही ब्रांच होती थी, एक ही ब्रांच, तो हम उसको हटा दिया करते थे। लेकिन यहाँ दो ब्रांच है, तो ऊपर उससे चार्ज का लेन देन नहीं है, लेकिन आपस में तो जा सकता है इधर से इधर। ये तो पॉसिबल है कि ये Q2 आ रहा है, ये Q2 आ रहा है, हो सकता है इसमें से Q3 इधर निकल गया हो, Q4 इधर निकल गया हो, तो जो Q3 आएगा वो तो पूरा का पूरा Q3 इधर निकल जाएगा, वो पूरा का पूरा Q3 इधर चला गया और ये आपका Q4, अभी Q4 नहीं, ये जुड़ के आगे जाएगा।
बताओ ये वाला पॉइंट समझ आया इस सवाल का? यस सर। यस सर। तो अब देखो अब क्या आंसर बनेगा। अब आप देखिए एक बार अब ट्राई कीजिए सीरीज पैरेलल ढूंढ के बना के कि क्या आंसर बनेगा। सेवन सी बाई एट। 7/8 देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए मैं आपके पार्टिसिपेंट्स देख रहा था, अभी 28 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें है 3 में अगर कम करूं तो 25 बच्चे हैं जो अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं। देखो ये सी और सी दोनों सीरीज में, तो सीरीज में सी और सी का क्या बनेगा, ये वाला C/2। ऊपर भी सी और सी सीरीज में है, तो एक C/2 ऊपर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अच्छा जी, फिर नीचे आओ, ये इधर से C, ये गया, इधर से भी ये आपका आ रहा है C, इस तरह से एक ये C यहां लगा हुआ है, और ये दोनों भी सीरीज में, इसके बगल में, इसके बगल में C और C सीरीज में कितना बन गया, C/2। ये तो बैटरी वाली जगह है, इनको मत खत्म कर देना इन टर्मिनल्स को, ये तो रहेंगे। अब ये C/2 और C पैरेलल में, तो ये जुड़ेंगे, ये A, ये आपका C/2 है ऊपर, ये B है, यहां पे ये C प्लस C/2, 3C/2, ये यहां पे फिर से C है। अब अगर देखें तो ये तीनों नीचे वाले तीनों किसमें हो गए, नीचे वाले तीनों सीरीज में। तो अगर मैं नीचे नीचे का निकालूं, नीचे नीचे वालों का निकालूं, तो 1/C लोअर, ये जो नीचे हैं वो सीरीज में, 1/C प्लस 2/3C रेसिप्रोकल करके ऐड किया, प्लस 1/C, तो ये एलसीएम आया 3C, 3 और 3 6 और 2 8, 1/C लोअर क्या आया, यानी कि आपका C लोअर आ गया 3C/8। तो इससे अगला डायग्राम बनेगा, इससे अगला डायग्राम वो ये बनेगा, एक तो है C/2 और एक आपका नीचे नीचे है 3C/8, ये A और ये B, और ये दोनों पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा इन दोनों का सम, C/2 प्लस 3C/8, एलसीएम आया 8, 4 और 3 7, यानी कि C इक्विवेलेंट आ गया 7/8 टाइम्स C। हाँ जी अंकित, यही आंसर दिया था आपने? यस सर। ठीक है, तो एक बार ये कर लीजिए नोट, ये इस तरह से आगे जाना था।
अब इस सवाल में ये समझ आ गया कि एसिमेट्री में हमेशा रिमूव नहीं करना होता, ऐसा नहीं कि हर बार रिमूव ही होगा, यस है ना। नीचे वाले पाथ का ऊपर के पाथ से कनेक्शन हटाना है, वो रिमूव हो तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से हो जाएगा। लिख लिया हो तो बता देना। हाँ भाई, हो गया क्या? यस सर। ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे इनफाइनाइट नेटवर्क्स आते हैं और आपको उसमें सी इक्विवेलेंट निकालना होता है। हम इसमें दो एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मान लो जो मैं पहला सवाल ले रहा हूं वो आपका HCV का सोल्ड एग्जांपल नंबर 13 है कैपेसिटेंस में, सोल्ड एग्जांपल नंबर 13। आपने देखा है HCV में सिंबल में एक लाइन सीधी बनाते हैं और एक कर्व बनाते हैं कैपेसिटेंस में। यस सर। ये कुछ नहीं है, पुराना सिंबल है। कैपेसिटेंस को पहले इस तरह दिखा देते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, बस थोड़ा बैटरी से अलग करने के लिए वो पुराना सिंबल इस तरह का था कि एक सी की तरह बेंड कर दो, लेकिन बाद में हट गया है सिंबल, अब तो यही हम यूज करने लगे। ये इस तरह का नेटवर्क है और ये इनफाइनाइट तक चलता ही जा रहा है। इस तरह का नेटवर्क है और ये चले ही जा रहा है। बस इसको छोड़ दिया आगे अप टू इन्फिनिटी। सारे कैपेसिटेंसेस आपको सी दिए हुए हैं। नीचे नहीं है ना? नीचे नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। और ये पॉइंट ए, ये बी, आपको यही निकालना है कि सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। ये आपको सोल्व करना है कि किस तरह से ये चीजें निकाली जाती हैं। मैं करवाता हूँ, अब अगला करना, इससे अगला। देखो आपने छोटी क्लासेज में √5 - 1/2c। भाई देखो आपका आंसर गलत है। मैं तो HCV के आंसर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि आपका आंसर गलत है। √5 - 1/2c गलत आंसर है। आंसर है √5 + 1/2c। आप आंसर दे रहे हो √5 - 1/2c। देख लो अभी। सबसे पहली बात देखते हैं, इधर सुनिए। अब आपने क्या 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 कुछ नहीं सर। ठीक है सुनो, आपने मैथ्स में ये वाले सवाल किए हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये ना कौन सी क्लास में आ जाते हैं ये? अरे आपकी आवाज यानी बंद हो गई। मैं पूछना चाह रहा था 10th तक आ जाते हैं, 11th में जाके आते हैं ये? 10th तक आ। हम इसे कैसे करते थे? हम मानते थे कि लेट ये x है, और अगर मैं एक हटा भी दूं तो भी क्या ये पूरा आगे वाला x नजर आ रहा है मुझे? यस सर। तो हम √2 यूं करते थे x =√2 + x, बस ये विजुअलाइज करना था। उसके बाद स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक बना के कर दिया करते थे, ये था। यहाँ देखो यहाँ क्या होगा। मान लो
लेट सी इक्वलेंट बी एक्स, एक्स ही मान लिया मैंने। तो यूं बताओ, ए और बी से जब मैं इस पे नजर डाल रहा हूं, ए और बी की तरफ से जब मैं इसको देखता हूं इधर की साइड से, तो ना इस ब्रांच में कुछ है ना इस ब्रांच में कुछ है। सबसे पहले वर्टिकल लाइन में कैपेसिटेंस आया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में? सबसे पहले वर्टिकल लाइन में। तो दोबारा क्या ये दो पॉइंट बिल्कुल ए बी जैसे हैं? बताओ एक बार, ये दो पॉइंट क्या ये और ये? नो सर। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं आर और इस पॉइंट को नाम दूं एस और इस पॉइंट को नाम दूं यू और इस पॉइंट को नाम दूं वी, तो बताओ कौन से दो पॉइंट है जो बिल्कुल ए बी जैसे हैं इस सर्किट को देखने के लिए? यू वी, क्योंकि आर एस में देखने पे तो पहले हॉरिजॉन्टल ब्रांच में सी आ रहा है जबकि इसमें है। तो हमने माना लेट सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, वो मान लिया कि x है। तो इनफाइनाइट नेटवर्क कहता है कि C इक्विवेलेंट अक्रॉस U एंड V, वो भी कितना होगा? ये भी x होगा। समझ आ गया है ना? और अगर इससे आगे का पूरा x है तो हटाओ उसको, हटाते ही देखो ये क्या बना, ये A, ये B, ये आपका लगा है कैपेसिटेंस C, यहां से इक्विवेलेंट x है। एक तो ये लगाना है C, ये आपका U, ये V, और U और V के बीच में भी, U और V के बीच में भी जो आगे का पूरा कैपेसिटेंस है वो कितना है हमारे लिए? x। तो बताओ ये मैथ्स की ये जो इक्वेशन है यहां कैसे बनती है? समझ आया क्या? यस सर। ठीक है, अब तो आप इसको छोटा करते चलो। ये C और X किस में है? ये दोनों सीरीज। भाई यहां से कोई चार्ज जाएगा, वहां से बाहर निकलेगा, कुछ बटेगा, यहां से चार्ज इन दो हिस्सों में बटेगा, यानी कि ये आपके दोनों के दोनों हो गए सीरीज में। सीरीज में आप आगे बढ़ाओगे तो ये A, ये B, ये आपका C, और सीरीज में क्या लिखूं इन दोनों का? x इंटू सी अपॉन एक्स प्लस सी, है ना? समझ आ गए? यस सर। और यहां से इक्विवेलेंट x ही नजर आना चाहिए। अब ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो जो अगला डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा कि a और b के बीच में तो बस एक ही कैपेसिटर है और पैरेलल में है तो दोनों जुड़ जाने हैं। ये बनेगा c प्लस x इंटू सी अपॉन एक्स प्लस सी, और ये हमारा है x, ये हमने माना x ही है। तो मुझे लगता है कि हमारी इक्वेशन बन ही गई है, हमें समझ आई जानी चाहिए। x इज इक्वल टू सी प्लस एक्स इंटू सी अपॉन एक्स प्लस सी। x इज इक्वल टू एलसीएम लिया x प्लस सी, एक्स इंटू सी प्लस सी स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू सी, ये आया। मैंने इसको इधर लाके मल्टीप्लाई किया, इसको इधर लाके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू सी बराबर एक्स इंटू सी प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू सी। ये एक्स सी से एक्स सी कैंसिल हो गया और इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सी इंटू एक्स माइनस ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार देखो, एक बार चेक करो क्या ये सही बनी है क्या आपकी इक्वेशन? यस सर। ठीक है, इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे। तो अगर मैं इनके रूट्स लिखूं, इक्वेशन 1 के मैं अगर रूट्स लिखूं तो x इज इक्वल टू माइनस बी करोगे तो c हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब c स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस 4 इंटू सी स्क्वायर बन रहा है, माइनस माइनस प्लस, अपॉन 2a 1 है। यहां से आपका x आ रहा है, इसमें से भी सी स्क्वायर से c बाहर आएगा और c पूरे में से कॉमन आ जाएगा, c पूरे में से कॉमन आएगा, 1
प्लस माइनस √5/2। अच्छा, 1 माइनस √5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। कैपेसिटेंस नेगेटिव होता नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू को आप हटा दीजिए, यानी कि ओनली एंड ओनली पॉजिटिव वैल्यू ले लो। तो जो सी इक्विवेलेंट निकला बिटवीन ए एंड बी वो निकल के आ रहा है 1 प्लस √5/2 और इंटू सी, जो कि एक ब्रांच का था, एक पार्ट का था। अभी बताओ, ये लॉजिक समझ आ गया है किस तरह से हमने इनफाइनाइट सर्किट को छोटा सर्किट बना के सोल्व किया? यस सर। ठीक है, इसे ढंग से नोट कीजिए, फिर मैं इसी में एक्सचेंज करके दूंगा और आपको फिर से आइडेंटिफाई करना होगा। हो गया नोट सभी का? यस सर। एक सेकंड। चलो, जिनका हो गया ठीक है, वो अगला सवाल ट्राई करें। और अगले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, इसी में बस एक हल्का सा चेंज करता हूँ। बाकी तो आपने जो कर रहे हैं नीचे वाला नोट कर लेना। क्या पिछली बार से कुछ अलग है कि सेम तो नहीं बन गया है? हाँ, तो इसमें आप अब इसमें आइडेंटिफाई करके अपने पॉइंट्स, और इसमें सी इक्विवेलेंट निकालिए कि ए और बी के बीच का क्या होगा। √5 - 1/2c। तो आपने पिछली बार इसका आंसर दे दिया था क्या? यस सर, वो याद रह गया था। ये किया हुआ था क्या सवाल, ये वाला? कई सारे किए हुए हैं सर। ये सारे मतलब किए हुए, मतलब कब किए हुए हैं? 10th में कर लिए क्या, ये अभी 12th में किए कहीं? ये बुक में से सॉल्व कर रहे थे। 10th में भी किए हुए हैं। 10th में एक्चुअली कैपेसिटर नहीं आता ना 10th में। 10th में अगर ये किए होंगे तो रेजिस्टेंस में किए होंगे। हाँ, चलो ठीक है, देखते हैं। चलिए, इस बार केवल और केवल आइडेंटिफिकेशन अलग है। ये आपके पॉइंट हमने नाम दिए थे, पता नहीं क्या दिए थे, पी और आर बोल दिया मैंने, और इनको बोला था यू और वी, या जो भी जैसे बोले थे। ये नहीं, मैं पिछली बार की तरह अगर बनाऊं तो शायद मैंने इनको नाम दिया था पी और आर,
और ये आपके हैं U और V। इस बार बताओ कहां से देखने पे बिल्कुल ए बी जैसे पॉइंट नजर आ रहे हैं, पी आर या यू वी? पी आर। अगर आप ए बी के क्रॉस एक्स मानते हो, एक रिमूव भी कर लो, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है तो दोबारा पी आर से देखने पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, यानी कि इस बार ये बनेगा कि सी इक्विवेलेंट बिटवीन पी एंड आर दैट इज आल्सो एक्स। तो चलिए इसी में चेंजेस करते चलते हैं। एक ये बाहर लगाना है, ये लो जी, एक बाहर लगा दिया, एक यूं लगाना है, सी लगा दिया, और एक सीधा पी और आर के बीच में, ये आपका पॉइंट पी है और ये आपका पॉइंट आर है, और पी और आर के बीच में आपको केवल एक्स लगाना है। तो इससे जो छोटा सर्किट बनेगा वो ये बनेगा, है ना भाई? आ गया समझ? बाहर बैटरी कनेक्ट होगी, यहां से चार्ज आएगा, यहां से कलेक्ट होगा। तो ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में? ये दोनों सीरीज पैरेलल में। देखो आप ए और बी के बीच बैटरी लगाओगे क्योंकि आप ए बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहते हो, तो जो भी चार्ज जाएगा Q, उसके दो हिस्से होंगे, एक Q1 और एक Q2। तो अलग अलग चार्ज आ रहा है, सीरीज में तो है नहीं। लेकिन ये भी P और R पॉइंट, ये भी P और R, तो ये दोनों किस में हो गए हमारे? किस में हो गए बोलो? आपने गलत, पैरेलल। हाँ पैरेलल। अब देखो पैरेलल में हो गए तो x प्लस सी हो जाना है। तो एक सी तो ये बाहर लगा हुआ है, ये तो यहाँ लगा ही हुआ है, और उसके आगे एक हो जाना है बस x प्लस सी। और अब ये दोनों सीधा नजर आ रहा है। अब ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो इन दोनों का जो आप इक्विवेलेंट लिखोगे, इनका प्रोडक्ट x प्लस सी इंटू सी डिवाइडेड बाई इनका सम x प्लस 2c, x प्लस सी इंटू सी डिवाइडेड बाई x प्लस 2c, ये आया। और ये बराबर होना चाहिए x के ही, तो मुझे फिर से वही करना था। तो x बराबर ये आपका बना x प्लस सी इंटू सी डिवाइडेड बाई x प्लस 2c। मैंने इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनाई, तो ये आपका बनता है x इंटू एक्स प्लस 2c दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू सी। इसको खोला, एक्स स्क्वायर प्लस 2cx इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। ये इधर आया तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, पिछली बार भी इक्वेशन 1 कुछ बनी होगी, इस बार ये बनी। इसका रूट x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब ये माइनस सी हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस ये डिवाइड बाई 2। तो एक ये माइनस यहाँ एक्स्ट्रा चल के आ रहा है। अगर नेगेटिव रूट बीच में लेते हैं साइन तो पूरा ही नेगेटिव हो गया, -1 माइनस रूट 5। तो इस बार वो पॉजिटिव साइन लेना होगा क्योंकि सी माइनस होता नहीं है। यहाँ से आंसर आ रहा है -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और इंटू सी। तो दोनों के आंसर में थोड़ा थोड़ा चेंज आया। समझ आ गया सभी को? हाँ भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको भी कर दीजिए फटाफट नोट, अगर कुछ बचा है तो। और अब इतना ही टाइम बचा है तो मैं थोड़ा डिस्कशन लेता हूँ, क्योंकि ये भी आपको बोला था ये तो कंटिन्यू रहेगा ये काम तो कैपेसिटेंस वाला। लेकिन अब बचा हुआ टाइम आज का हम CVP 27 में लगाते हैं। 44 से लेके 50। हाँ भाई, हो गया नोट? सर शाम को करवा देना। कंस्ट्रेंट वाला आप करवा दो सर, CVP करी नहीं अभी पूरी।
अच्छा सीपीपी अभी की नहीं है आपने, चलो ठीक है। मतलब सर वो कंस्टेंट वाला बता दो। चलो ठीक है, मैं कंस्टेंट वाला पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे भाई ये इतना आ गया क्या समझ आपको, हो गया नोट? हो गया। कौन सा पॉइंट कह रहे हैं सर ये कंस्टेंट का एक पॉइंट है, आपको भी थोड़ा बहुत डाउट था उसमें, उस दिन मैं बोल रहा था कि कंस्टेंट क्लियर करो, तो मैं एक बार वो पॉइंट आपको समझाता हूँ। देखिए मिटा दूँ इसको, बता दो। देखो पूरी मैकेनिक्स में कोई भी सवाल आता है जिसमें पुलीज इन्वॉल्व हैं, 2-3 ब्लॉक्स इन्वॉल्व हैं, आपको न्यूटन्स लॉ लगाने आते हैं, आपको सब कुछ करना आता है, लेकिन कई बार एक इक्वेशन की कमी रह जाएगी और वो इक्वेशन काइनेमेटिक्स से बनेगी। आप सोच रहे हैं न्यूटन्स लॉ से ही पूरा सवाल सोल्व हो जाएगा, काइनेमेटिक्स के भी कंस्ट्रेंट वाले पार्ट से, जहां न्यूटन के लॉ का कोई यूज नहीं, केवल ज्योमेट्रिकल रिलेशंस का यूज होगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं थोड़ी देर, वैसे मैं सीपीपी 27 पे आ रहा था बट अभी आप कह रहे हो तो इस पे चलता हूँ। कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन। देखो मैकेनिक्स में कहीं भी आप किसी भी चैप्टर में जाओगे तो इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो सबसे पहले मैं मतलब जो चीज ये पूछना चाह रहे हैं मैं उस पे आता हूँ, 1D पुली सिस्टम। एक बार ये आप सीख लीजिए ढंग से क्या है 1D पुली सिस्टम। मान लो ये पुली है, सपोज ये पुली है और इसके ऊपर से ये रस्सी यूं निकली हुई है, ये कोई ब्लॉक है M1, ये कोई ब्लॉक है M2, और मैं कहता हूं कि पुली भी खुद ऊपर जा रही है विद सम वेलोसिटी v, ये हिस्सा ऊपर जा रहा है विद सम वेलोसिटी v1, तो ये हिस्सा नीचे आएगा ऊपर जाएगा M2 वाला ऊपर जाएगा। असल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो पुली ऊपर जा रही तो चांसेस है कि पूरा सिस्टम ही ऊपर जाता दिखे, लेकिन अगर पुली बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो हो सकता है नीचे भी है, लेकिन पुली के रेस्पेक्ट में तो श्योर है ये ऊपर जा रहे थे नीचे, परंतु हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये इसकी वेलोसिटी है v2, जो रिलेशन वेलोसिटीज में होता है वही एक्सेलरेशंस में भी होता है। अब देखो एक बड़ा क्लियर सा जो 1D 2D सबके लिए रूल है वो ये है कि रस्सी की लंबाई कांस्टेंट होती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, क्योंकि हम इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मान के चलते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ वन एंड ऑफ स्ट्रिंग towards the pulley, this is same as velocity of separation of other end of string from the pulley। क्योंकि रस्सी की लंबाई तभी सेम रह सकती है जब एक एंड जितना अप्रोच करे दूसरा एंड उतना ही पुली से सेपरेट हो, नहीं तो रस्सी की लेंथ ही चेंज हो जाएगी। अब इस चीज को यूज करने के दो तीन तरीके वो देखो। पहला तरीका पूरा ही डिफरेंशिएशन से आप जाओ, भाई लेंथ कांस्टेंट है, सपोज ये लेंथ है x1, मैं कहता हूं ये लेंथ है x1, ये लेंथ है x2, इस तरह से। और अगर पुली का रेडियस कुछ भी a है तो 2 पाई a का आधा, ये आपकी लेंथ होगी कितनी, पाई इंटू a। ये इस तरह का सिस्टम है। अब रस्सी की टोटल लंबाई जो है वो तो कांस्टेंट ही रहनी है, लेंथ ऑफ द रोप जो है टोटल वो तो कांस्टेंट ही रहनी है हमारी। तो इस चीज को तीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो मैं इस मेथड पे आता हूं जो अक्सर जो मैं फॉलो करता हूं, जो मैं बताता हूं कि ये कर लेना चाहिए। देखो इधर वाले एंड पे आओ, मान लो ये एंड अप्रोच कर रहा है, ये एंड अप्रोच कर रहा है, तो पुली को देखो, पुली ऊपर जा रही है विद सम स्पीड v, और रस्सी का ये एंड नीचे से आ रहा है विद सम स्पीड v1। मैं कह रहा हूं ये अप्रोच कर रहा है, अप्रोच करने का मतलब है v1 ज्यादा होगा v से, तभी तो अप्रोच करेगा। कोई आगे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, आप उसके पीछे जा रहे हो 6 मीटर पर सेकंड से, तो आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, 2 मीटर पर दो। सेकंड। यानी कि आपकी जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है दैट इज v1 माइनस v, सिंपली v1 माइनस v। ठीक है,
अब आप दूसरी बार आओ, दूसरी साइड, पुली का ये पॉइंट और रस्सी का ये पॉइंट। पुली का ये पॉइंट तो ऊपर जा रहा है V से और रस्सी का ये आ रहा है V2 से। अगर ये अप्रोच कर रहा है तो उसको सेपरेट होना पड़ेगा, उसको सेपरेट होना पड़ेगा तो इसकी स्पीड कम होगी तभी तो सेपरेट होगा, नहीं तो ये भी अप्रोच कर रहा है, ये भी अप्रोच, फिर तो रस्सी ढीली हो जाएगी। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या बनेगी, आगे वाला जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, आप पीछे पीछे 2 से आ रहे हो, तो आप कितने से सेपरेट हो रहे हो? 4 v माइनस v2। तो अगर इस रूल को सीधा लगाएं तो हमारी इक्वेशन बनती है v1 माइनस v दैट इज इक्वल टू v माइनस v2, और यू कैन से 2v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, और यू कैन से v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। सबसे पहली बात ये क्या है, हम इसको, ये फॉर्मूला तो 2D में भी वैलिड है, टेढ़ी मेढ़ी रस्सियां हो, पुली कहीं जा रही है, रस्सी किधर जा रही है, वो तब भी वैलिड है। लेकिन ये जो छोटा रिलेशन है v इक्वल टू v1 प्लस v2, v इक्वल टू v1 प्लस v2, ये एज इट इज तभी लगेगा जब पुली की स्पीड, पुली की वेलोसिटी, रस्सी के एक एंड की वेलोसिटी और रस्सी के दूसरे एंड की वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो। हाँ, पैरेलल में अपोजिट डायरेक्शन भी आती है। मान लो v2 नीचे होता तो ये रिलेशन बनता v बराबर v1 माइनस v2 बाई 2। समझ गए हो गया ये डायरेक्ट रिलेशन क्या है पैरेलल वेलोसिटीज का? हमें बताओ ये तो आता है कि नहीं आता है आपको ये वाला रिलेशन? यस सर। ठीक है, वो डिफरेंशिएशन वाला छोड़ो, डिफरेंशिएशन वाले में बहुत ही एक्स्ट्रा टाइम लगता है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, उसको छोड़ो, उससे डेराइव हो जाता है। हाँ, अब इस चीज को डायरेक्टली यूज करने के लिए एक पॉइंट मेथड भी होता है और आप इसको ऐसे भी जा सकते हो। मैं तो इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि पॉइंट मेथड में कई बार से भूल जाते हैं। देख लो, मैं पॉइंट मेथड और ये दोनों ही लगा के दिखा रहा हूँ 1D मोशन वाले क्वेश्चन में। सपोज आपको ये दिया गया, जैसे ये वो कॉमन से सवाल है जो +1 में हम कर ही लेते हैं। ये आपने 2 ब्लॉक लिए, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, और यहां एक फिक्स, ये जमीन पे कोई खुट्टा सा लगा रखा है, ये है, ये इससे अटैच है, यहां एक पुली अटैच है, पुली नंबर 1, यहां एक और पुली अटैच है, पुली नंबर 2, यहां एक और पुली अटैच है, पुली नंबर 3, और ये यहां यूं बताओ ये कितनी रस्सियां हैं? ये जो हैं एक ही रस्सी है, नजर आ रही है आपको पूरे इसमें? ठीक है, एक रोप है। अब हमें दे दिया कि ब्लॉक बी को वीबी स्पीड से आगे लेके जा रहे हैं, तो ए को भी आगे चलना पड़ रहा है, तो वी ए जो होगा वो कितना होगा? मान लो ये सवाल आ जाए, तो यहाँ तो वो पैरेलल वाली बात है। तो सबसे पहला तो वो पैरेलल वाला तरीका देखो, पुली 1 पे आप आओ, एक एक करके चलो, पुली 1 पे आप आओ, पुली नंबर 1। हाँ भाई, पुली 1 किससे अटैच है? बी से, तो पुली 1 आगे जा रही है विद सम वेलोसिटी वीबी। पुली 1 के दोनों इर्द गिर्द जो रस्सियां निकल रही हैं, इनको देखो आप, ये पॉइंट किससे अटैच है? क्या ग्राउंड पे फिक्स पॉइंट से अटैच है कि नहीं है? यस सर। तो अगर फिक्स पॉइंट से अटैच है तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 0। इसका मुझे आइडिया ही नहीं है भाई किससे अटैच है, ना तो ए से बंधा है, ना किसी पुली से बंधा थोड़ी है, पुली के ऊपर से निकल रहा है, मुझे नहीं पता। तो मैंने इसकी स्पीड अपनी तरफ से v मान ली, जो मेरे लिए अननोन है। पहली पुली पे हम गए, ठीक है, लगाओ जी, सारे पैरेलल है, वही रिलेशन लगाओ, vb बराबर 0 प्लस v बाई 2, तो यहां से v कितना आ गया? 2v। ठीक है, अब आ जाओ पुली नंबर 2 पे, इसके बाद आप आ जाओ पुली नंबर 2 पे। अब पुली नंबर 2 को देखते हैं। पहले पुली नंबर 2 को देखो, वो अटैच है ए से, तो अगर ए आगे जा रहा है तो 2 भी उसके साथ साथ आगे जा रही है। तो पुली नंबर 2 की जो स्पीड है, पुली नंबर 2 की जो स्पीड है वो कितनी है? va। अच्छा, इस हिस्से का अभी हमने पता लगाया था, ये v से आगे जा रहा है, यही तो है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये कितनी स्पीड से आगे जा रहा है? 2v। 2vb।
ये आगे जा रहा है 2VB से। मुझे नहीं पता भाई इसका, ये फिर से ना तो बी से अटैच है ना पुली से बंधी है, तो ऊपर से घूम रही है। इसकी स्पीड आगे वी डैश मान लो, इसकी स्पीड वी डैश मान लो, और वही रिलेशन लगा दो, वही सेम रिलेशन। क्या बनेगा बताओ? वी ए बराबर वी डैश प्लस 2B प्लस 2VB बाई 2। यहां से वी डैश आ गया वी डैश 2VA माइनस 2VB, ये वी डैश आया। एक्चुअली इतना टाइम लगता नहीं है, ये तो आप सीखते हो तब लगता है, डायरेक्ट दिखता है, ये ऐसे है फिर ये ऐसे फिर ये ऐसे, यूं चलते हैं। अब आओ तीसरी पुली पे, पुली नंबर 3। हाँ भाई ये वाला हिस्सा, पहले तो पुली 3 बताओ। पुली 3 अटैच है ब्लॉक बी से, तो 3 की स्पीड आगे कितनी? VB। इस हिस्से का बताओ, ये हिस्सा अभी हमने पता किया था, ये आगे जा रहा है वी डैश, ये वी डैश से आगे जा रहा है वी डैश, मतलब 2VA माइनस 2VB। समझ आया ना? ठीक है। अब ऊपर वाले इस एंड का बताओ, इस एंड का किससे अटैच है एंड? ए से, तो A से। VA। हाँ, किसी भी रस्सी की अपनी कोई स्पीड नहीं होती है, जिससे वो अटैच होता है उधर ही चलता है, ये VA। ये फिर से सारी वेलोसिटीज पैरेलल है, सारी एक ही डायरेक्शन में, तो लगवा दो फॉर्मूला। VB बराबर 2VA माइनस VB प्लस VA और डिवाइडेड बाई 2। आ गया फॉर्मूला समझ कैसे बना है, मतलब एक्सप्रेशन कैसे है? यस सर। यहां से 2 को इधर ले आओ, 2VB और एक VB जुड़ेगा 3VB, ये आपका आया 3VB इज इक्वल टू 3VA। एंड ये बाई चांस VA बराबर क्या आ गया? VB। यार एक बार चेक कर लो, कभी ऐसा तो नहीं कहीं कोई किसी स्टेप में कोई गलती करती हो, क्योंकि VA बराबर VB आ रहा है इसलिए देख रहा हूँ मैं। हमने इसको फिक्स माना था, ये 0, इसकी स्पीड VB है, ठीक है, इसकी स्पीड VB है, तो इसकी बनी 2VB। पहला स्टेप ये हो गया। अगला स्टेप, इसकी 2VB इसकी VA, तो इसकी क्या बनेगी? 2VB VA, इसकी V डैश मानी, तो VA बराबर V डैश प्लस 2VB अपॉन 2। 2 इधर गया तो V डैश ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप ब्लॉक नंबर 3, ये पुली नंबर 3, ये VB से आगे जा रही है, ये आगे जा रहा है 2VA माइनस 2VB से, और वो आगे आ रहा है VA से। आपने फिर ये लगाया VB बराबर 2VA माइनस 2VA माइनस क्या है 2VB, और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ दिख रहा है क्या? यस सर। 2VA माइनस 2VB आएगा। 2VB, बाकी सब तो ठीक है, प्लस VA अपॉन 2। तो ये 2VB और इधर से 2VB, तो जुड़ के कितना हो गया? 4VB। 4VB बराबर 3, तो VA बराबर आ गया 4/3 टाइम्स VB। पहले तो ये बताओ, ये मेथड समझ आया? यस सर। अब क्वेश्चन में VB दे रखा हो, मान लो 3 मीटर पर सेकंड, 3 पुट किया तो VA कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इन्हीं तीन स्टेप्स को अगर आप एक स्टेप में ले जाना चाहो, मैं तो इतने इसलिए अवॉइड करता हूँ इस मेथड को कि फिर बच्चे पता नहीं सही भी लगा पाए कि नहीं लगा पाए, लेकिन अगर आप इन 3 मेथड्स को एक स्टेप में लेके जाए तो इस तरह से होता है कि पॉइंट मार्क कर लीजिए। कैसे? रस्सी का ये हिस्सा एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट पुली का, फिर रस्सी का ये वाला पार्ट ये किन 2 पॉइंट्स के बीच में? एक पुली का पॉइंट है और एक इस पुली का पॉइंट है। फिर रस्सी का ऊपर वाला पार्ट 2 पुलीज के बीच में, फिर रस्सी का ये वाला हिस्सा एक पुली पे और एक ब्लॉक पे। रस्सी 1 2 3 4 पार्ट्स में रोप है, मेरे पास 4 पार्ट्स में रोप है, 1 2 3 4 पार्ट्स में रोप है, तो कितने पॉइंट हो गए? हाँ भाई कितने पॉइंट हो गए? एंड 8 पॉइंट्स हो गए। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है नहीं ये? क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो।
मैं सर क्या थोड़ा नेटवर्क कम हो गया क्या, आवाज नहीं सुन रही? ब्लर भी हो गई। दोबारा बता दो सर ये। एक मिनट, अभी बताओ, अभी क्या स्क्रीन विजिबल है, पहले तो ये बताओ। हाँ अब ठीक है। ब्लर है लेकिन कोई नहीं, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आखिरी लगभग ये लगा लो आज का आखिरी काम कर रहे हैं। ये तो आपको आ गया, पहला मेथड आ गया समझ, कंस्ट्रेंट वाला। यस यस सर। सर। ठीक है, अब दूसरा जो है ना पॉइंट मेथड, पॉइंट डाल के कैसे इसको देखा जाता है। देखो मैं तो अक्सर एक मेथड बताता हूँ, एक कर लो, लेकिन अगर आप ये 3 स्टेप को एक में ले जाना चाहो तो वो होता है। अब देखिए रस्सी के 4 हिस्से हैं, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में और एक इसके बीच में। 4 हिस्से हैं तो मतलब कितने पॉइंट हो गए एंड एंड पॉइंट्स को अगर मैं देखूं? 8 पॉइंट्स हो गए। इन 8 पॉइंट्स की वेलोसिटीज देखनी है। ये पॉइंट जमीन पे फिक्स है, कितनी स्पीड है इसकी? 0। ये पॉइंट पुली पे है, पुली की स्पीड बताओ, पुली आगे जा रही है कितनी स्पीड से? पुली आगे जा रही है कितनी स्पीड से? वीबी। समझ आ रहा है? यस ठीक है, ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये जो पॉइंट है ये तो इस पुली का पॉइंट है, रस्सी का नहीं पुली का देखना है, ये इस पुली का पॉइंट है, कितने से आगे जा रहा है? वीबी। ये देखो ये कितने से आगे आ रहा है? वीए। और ऊपर चलो, इस रस्सी में चलो, ये पॉइंट पुली का है, कितने से आगे जा रहा है? वीबी। ये पॉइंट रस्सी का है ना, ये भी इस पुली का है, ए का, कितने से आगे जा रहा है? वीए। और आगे चलो, ये पॉइंट फिर से पुली बी पे है, कितने से आगे जा रहा है? वीबी। और ये ब्लॉक ए पे है, ये कितने से आगे जा रहा है? वी। क्या आपको 8 पॉइंट्स की वेलोसिटीज बनानी आ गई है? यस सर ये बढ़िया मेथड है। अब रस्सी की लंबाई अगर फिक्स रखना चाहते हो, रस्सी की लंबाई अगर फिक्स रखना चाहते हो तो जितनी भी वेलोसिटीज लेंथ को बढ़ाना चाह रही हैं उतनी ही वेलोसिटीज लेंथ को घटाना चाहिए। देखो भाई इसको बताओ, ये वीवी लेंथ को बढ़ाना चाह रही है कि कम करवाना चाह रही है? वीवी बढ़ाना। और ये वीए कम करवाना चाह रही है। तो लेंथ को बढ़ाना कितनी वेलोसिटीज चाह रहे हैं? 4वीबी। और लेंथ को कम कितनी वेलोसिटीज करवाना चाह रहे हैं? 3वीए। तो 4वीबी इज इक्वल टू 3वीए। या फिर इसको इक्वेशन की तरह लिखो, सारी वेलोसिटीज लिखते चलो, एंड जितने भी है ना सारी वेलोसिटीज लिखते चलो। पहला 0, अब कोई बढ़ाना चाह रहा है तो प्लस के साथ लिख दो, अगला भी बढ़ाना चाह रहा है प्लस के साथ लिख दो, अगला कम करवाना चाह रहा है माइनस के साथ लिख दो, अगला कम करवाना चाह रहा है माइनस के साथ लिख दो, उससे अगला बढ़ाना चाह रहा है प्लस के साथ लिख दो, उससे अगला भी बढ़ाना चाह रहा है प्लस के साथ लिख दो, उससे अगला कम करवाना चाह रहा है माइनस के साथ लिख दो, और लास्ट में इक्वल टू 0 कर दो। तो क्या 4वीबी इक्वल टू 3वीए आ गया कि नहीं? तो देखो ये पुली वाला मेथड है, v1 प्लस v2/2। इसमें यह है कि आपको ढंग से पार्ट्स बना के देखने होते हैं कि कहाँ कहाँ पार्ट्स है, कहाँ कहाँ पार्ट्स है और वो किन से अटैच है, कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस लेना है। अभी बताओ क्या ये दोनों मेथड क्लियर है क्या? कंस्ट्रेंट 1D कंस्ट्रेंट के? यस सर। हर्षित एक बार आप जवाब दीजिए, आपने पूछा था इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये वाला पॉइंट मेथड बिल्कुल क्लियर है, कैसे अप्लाई होना है? ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो ये तो कंस्ट्रेंट का एक पार्ट था जो कहीं ना कहीं मैकेनिक्स में या कहीं भी यूज हो सकता है। अब आप मुझे शाम का बताएं, आज क्या क्या कर लेंगे? आज के लिए आज क्या क्या कर लेंगे हम? सीपीपी 27 और सीपीपी 27 में तो 44 से 50 थोड़े ही सवाल है, लेकिन इनमें भी टाइम लगेगा। और सर्कुलर के ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड सेकंड, जो HCV +1 की है, सर्कुलर मोशन के ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड सेकंड। तो कर लेंगे ना भाई सभी बच्चे ये काम 9 बजे तक? ठीक है। यस सर। और कोई कुछ पूछना चाह रहा हो भी? नहीं तो फिर अभी हम क्लास को ऑफ करते हैं, मिलते हैं फिर शाम को मिलते हैं। और सीपीपी भेज देना सर। कौन सा सर? ये पुली कंस्ट्रेंट पे। यस सर। ठीक है, अभी मैं फ्री होके फिर कंस्ट्रेंट पे सीपीपी आपके लिए बना सर? दूंगा। हाँ जी।
एससीयू का क्वेश्चन है, ए पार्टिकल, मतलब इसमें इस लाइन की मीनिंग बता दो। एक पार्टिकल ऑफ मास m रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, इट इज व्यूड फ्रॉम अ फ्रेम रोटेटिंग अबाउट x एक्सिस विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। हाँ बताता हूँ मैं, सुनो। दरअसल मैं बताऊं, आपके कल के डाउट जो आप भेज रहे थे या अब जो आपने पूछा, उनसे मुझे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लियर ही नहीं है। सच में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही क्लियर नहीं है कि क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केवल एक बात पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर है कहीं वो तो सर्कल में नहीं घूम रहा है। समझ आया क्या ये पॉइंट? अगर देखो ज्यादा दिक्कत है तो हम शाम को मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लिखते हैं। अभी जो आपने डाउट पूछा था, जो लाइन होती है, कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट ओमेगा से घूम रहा था, लेकिन उसको जो देख रहा है वो भी एक सर्कल में घूम रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा नॉट। ठीक है, मैं ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पढ़ाऊंगा भाई। सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस दोनों अच्छे फोर्स होते हैं, क्या इनका मतलब है। अगर आज शाम को मिला टाइम तो आज, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग वाली क्लास में। ठीक है ठीक है सर। चलिए ठीक है, अभी Thank you, मैं sir. ऑफ करता हूँ।